क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये नेटवर्क दे रहा है मुझे क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ए बी टर्मिनल बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस। आर ए बी पूछ रहा है मेरे से, आर ए बी कितना होगा। तो ठीक है, मुझे पता है कि ये एक रेजिस्टर है और यहां पर एक नॉर्मल सी वायर ज्वाइन कर रखी है। अब यहां पर मुझे पता है कि जनरली मैं क्या कंसीडर करके चलता हूं कि करंट जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करना चाहेगा, रेजिस्टेंस फ्री पाथ फॉलो करना चाहेगा, है ना। तो करंट मान लो यहां से आ रहा है, ए टर्मिनल था मान लो हाई पोटेंशियल डिफरेंस का, तो मान लो यहां से करंट आ रहा है। तो करंट जो आएगा, अब यहां पर तुम बोलोगे यहां पर तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ, है ना। तो करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि करंट चाहता है कहां जाना, रेजिस्टेंस फ्री पाथ पे जाना। और यहां पर देखोगे तो यहां पर तो इसको रेजिस्टर मिलने वाला है, और यहां पर देखोगे तो इसको इस पाथ पर कोई रेजिस्टर नहीं मिलेगा, ऑल्दो यहां पर तो मिलेगा और यहां पर तो दोनों केस में मिलेगा। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन क्या है मेरा, ये, यानी कि करंट कहां जाना चाहेगा, यहीं से जाना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं इस रेजिस्टर को कंसीडर करूंगा? नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि करंट मेरा एक्चुअली में कहां से ड्रॉ होगा, यहीं से ड्रॉ हो जाएगा, वो वहां जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस जो मेरा आएगा इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो मेरा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। अब ये तो मेरा कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरा, अब ये क्या आ गए, आर और आर सीरीज में आ गए, तो आर नेट क्या हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स ऑफ आर। ओम्स में दे रखा तो ओम्स में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे हम लोग इसको नाम देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब सर्किट को शॉर्ट कर दिया एक वायर लगा के, ताकि करंट उस रेजिस्टेंस फ्री पाथ से फ्लो होकर चला जाए और रेजिस्टेंस वाले पाथ पर ना जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 2R ohms, ओके। 41 क्वेश्चन बोल रहा है अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M वेक्टर, ठीक है। एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जिसको हम लोगों ने M वेक्टर बोल रखा है। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, ठीक है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, तो उसने बोला है अब आर मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल इतना, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल ही क्या रखा हुआ है, बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है कि बार मैग्नेट का जो भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मान लो ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसका साइन क्या होता है, एम वेक्टर, है ना भाई। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ऐसे हम लोगों ने सेम पढ़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उसके अंदर भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से बनता है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, अब बोल रहा है ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल रखे हुए हैं, यानी कि M वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है, यानी कि साउथ पोल कहां होगा, यहां होगा, और नॉर्थ पोल आगे होगा। जब भी तो M वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आएगी और दोनों पैरेलल आएंगे। अब बोल रहा है नेट टॉर्क बताओ इस पर और नेट फोर्स बताओ। अब मैंने पढ़ रखा है यहां पर कि अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डाइपोल पर फोर्स लगाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो डाइपोल पर फोर्स लगाती है, लेकिन हमेशा अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको इस तरफ खींचेंगी और साउथ पोल इसको इस तरफ खींचेगा। मतलब साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स है वो लेफ्टवर्ड्स लगेगा, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा मेरा, वो तो 0 होगा, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो सेम ही है ना। ऑल द ऑपोजिट नेचर है तो उसकी वजह से डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी, लेकिन नेट फोर्स तो 0 हो गया, क्योंकि ये भी F और ये भी F, ओके। F नेट तो 0 हो गया। अच्छा, टॉर्क की बात करें तो अब यहां पर देख रहे हो कि दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं पोल्स पर, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखो, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, दोनों फोर्स, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं
तो ये फोर्स भी इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये वाला फोर्स भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है ना तो नेट टॉर्क जीरो होता है, क्योंकि टॉर्क लगने का मतलब है कि ये मैग्नेट को घूमना चाहिए था। लेकिन क्या ये फोर्सेस लगने पर कि मैग्नेट घूम रही है? नहीं घूम रही। अगर ये फोर्सेस लग रहे होते ऐसे ही और मैग्नेट मान लो टेढ़ा होता, थोड़ा सा ये साउथ होता है नॉर्थ होता, अब फोर्सेस ऐसे लग रहे होते तो ये खिंच के मैग्नेट सीधी हो जाती, तो इस पर टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट आता, तो मैं बोलता टॉर्क लग रहा है। लेकिन अभी का टॉर्क लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। और अगर यहां पे देखोगे तो इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो यहां पर टॉर्क लगता अगर ऐसे मैग्नेट रखी होती, और अगर मैग्नेट ऐसे रखी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ओके, तो टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये पढ़ रखा होता है बच्चों ने, कॉन्सेप्ट ही एक तरह से ये चैप्टर का मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? टू चार्जेस 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर 0,0 एंड 12 सेंटीमीटर 0,0 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू B बाय R स्क्वायर। अच्छा पहले तो ये बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि Z एक्सिस बना लो, वैसे काम नहीं होगा आपका कोई। दो चार्ज रखे हुए थे 14 माइक्रोकूलम का और -4 माइक्रोकूलम का। तो 14 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल जो है वो -12 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस ये रही, यहां से मैं -12 सेंटीमीटर की दूरी जाऊंगा, ये जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर इस तरफ, है ना। तो यहां पर रखा मेरा 14 माइक्रोकूलम का चार्ज, वही पॉजिटिव नेचर का है। आगे अगर मैं यहीं से बोल रहा है 12 सेंटीमीटर आगे जाऊं, तो यहां पर क्या रखा हुआ है चार्ज? -4 माइक्रोकूलम का, -4 माइक्रोकूलम का। तो दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर बोल रहा है इन दोनों चार्जेस के अलावा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। वैसे तो बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्जेस रखे जाते हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी लग जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ऑल्दो मान लो यहां पर अभी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पर मैंने क्या रख रखे हैं? दो चार्जेस रखे हुए हैं। तो दो चार्ज की वजह से उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताने का मेरे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है। क्या? K Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, वो तो हमारी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन चार्ज पार्टिकल को इंडिविजुअली लाने में कुछ ना कुछ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मेरी एनर्जी लूज होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। ठीक है, तो यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूला होता है मेरा Q1 इंटू V। और Q1 क्या चार्ज पार्टिकल का है? ये वो वाला चार्ज पार्टिकल है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और V मेरा वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब मैंने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, ओके। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? और मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा मुझे क्या? B बाय आर स्क्वायर। और ये B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये B एक कांस्टेंट है, यहां पर बता रखा है। ये है मेरा 1.2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और R जो है यहां पर वो मीटर में है, उन्होंने बता रखा है। अब यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ कॉन्फिगरेशन की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे हम लोग। मुझे पता है कि यहां पर मेरी यूनिट क्या आएगा? एक तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो लिख दूंगा मैं। क्या हो जाएगा वो? K Q1 Q2 बाय R। मान लो ये Q1 था, ये 1 था, ये 2 था। ठीक है, K Q1 Q2 बाय R यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस
अब प्लस क्यों करा मैंने, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में भी इन दोनों चार्ज के क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो वो क्या होगी मेरी, मैंने बताया भी Q1 इंटू बी, इस चार्ज पार्टिकल लगा लूंगा तो क्या होगा मेरा, वो Q1 इंटू वी हो जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लस Q2 इंटू वी हो जाएगा। अब तुम लोग बोलो कि यहां पर मैंने V और V सेम क्यों रखा, बताता हूं। देखो बात यह है ना कि V और V पहले तो मैंने सेम इसलिए रखा, यहां पर देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास एक्सटर्नल, अब यहां पर ये R के साथ वेरी कर रही है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E से V मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, E से मैं V कैसे निकालूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। मैंने बताया था, हमारा एक क्वेश्चन आया था पिछले पार्ट में, E मेरा क्या होता है, माइनस का डेल V बाय डेल R होता है, माइनस का डेल V बाय डेल R होता है। वैसे तो यहाँ पर डेल V बाय डेल X पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, बट अगर R है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का डेल V बाय डेल R। तो यानी कि मैं इसे क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। अब मेरा B क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरा V क्या आ जाएगा यहां से, एक सेकेंड, यहां पर मुझे V निकालना था ना, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का होता है, ठीक है। तो मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मेरा फॉर्मूला होता है माइनस का E डॉट इंटीग्रल E डॉट dr वेक्टर, तो ये यूज कर लूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन करूंगा बस सिंपली, और कुछ नहीं। तो यहां पर मैं करूंगा क्या, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन, तो उसको थोड़ा सा रब करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन। मुझे पता है कि डेल्टा V क्या होगा मेरा, माइनस का इंटीग्रल E डॉट dr वेक्टर। मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में मैं चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस करूंगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोल रखी है ना भाई। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा E dr से। तो ये क्या मेरी एक्सटर्नल है, माइनस का इंटीग्रल E एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन क्या था, B बाय आर स्क्वायर dr। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये मेरा हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल्स टू, B कांस्टेंट है, बाहर ले लूंगा इसको, B मेरा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूंगा, तो मेरा हो जाएगा माइनस का B इंटीग्रल 1 बाय आर स्क्वायर dr। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर क्या आएगा मेरा, ये माइनस 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय आर, है ना भाई। हो जाएगा माइनस B इंटू में माइनस का 1 बाय आर, तो हो जाएगा मेरा B बाय आर, यानी कि डेल्टा V का मेरा एक्सप्रेशन बन चुका है B बाय आर, ठीक है। डेल्टा V का मेरा एक्सप्रेशन है B बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको रख लेते हैं अभी अपने पास, आगे देखिए डेल्टा V आ चुका मेरे पास। अब मैं लाऊंगा अपना फॉर्मूला। अच्छा, अगर डेल्टा V का फॉर्मूला है क्या, B बाय आर, तो अगर R की वैल्यू सेम होगी तो डेल्टा V की वैल्यू भी सेम होगी, है कि नहीं। R की वैल्यू अगर सेम होगी तो डेल्टा V की वैल्यू भी सेम होगी। तो यहां पर देख रहे हो, ओरिजिन से 14 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल भी 12 सेंटीमीटर पे है और 4 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल भी 12 सेंटीमीटर पे ही है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए मैंने क्या लिखा था वहां पर, Q1 को रखने के लिए डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और -4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखने के लिए भी डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का R सेम है, दोनों का डेल्टा V भी सेम होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या रखेंगे, K Q1 Q2 बाय R प्लस का Q1 V प्लस का Q2 V। अब पुट करते हैं, K Q1 Q2 पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। K की वैल्यू K रखते हैं अभी, Q1 की वैल्यू क्या है 14 माइक्रोकूलम, माइक्रो कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -6 में, ठीक है, याद रखना, इंटू 10 की पावर -6। Q2 करेंगे अब देखो पोटेंशियल में चार्ज का नेचर भी पुट करना जरूरी है, तो यहां पर क्या होगा मेरा माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में R, यानी कि क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 12 और 12 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 मीटर। प्लस का Q1 क्या है मेरा, प्लस का 14 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। V क्या है मेरा, B बाय आर है, तो B की वैल्यू तो मुझे पता ही है 1.2 इंटू 10 की पावर 6 है इसकी वैल्यू, तो यहां पे लिख देता हूं इसकी वैल्यू क्या है मेरी 1.2 इंटू 10 की पावर 6। तो यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा मेरा 1.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में R की वैल्यू क्या है मेरी 12 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा मुझे, है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा, प्लस में ये हो जाएगा मेरा, अब ये माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -6 ब्रैकेट में, ये भी क्या हो जाएगा 1.2 10 की पावर 6 पॉन में 12 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब देखो इसके साथ ये एडिशन में ही याद रखना, ठीक है। यहां से मेरा ये सॉल्व करके यूनिट आ जाएगा 97.9 जूल्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्योंकि इस बड़े वाली वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी क्या 2.1 जूल्स, माइनस का 2.1 जूल्स, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये आएगा मेरा माइनस का 2.1 जूल्स, और ये आएगा मेरा सॉल्व करके कितना 100 जूल्स आएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से कितना 2.1, तो कितना आएगा मेरा 97.9 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या ए।